गुड इवनिंग। आइए अब हम लोग मोशन के रिस्ट पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। अगला टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। तो सबसे पहले हम लोग एक समान वृत्तीय गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन को ही डिस्कस करते हैं। जैसा कि वर्ड है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो जैसा ये टॉपिक है उसी तरह से इसकी डेफिनेशन भी है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? समान, बराबर, एक तरह सा, यानी कोई चेंज नहीं है। कब यूनिफॉर्म है? जब वो सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, गति कर रहा है। यानी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो, तो इस तरह की मोशन को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं हिंदी में बता दे रहा हूं, कोई भी वस्तु जब किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान वेग से गति करेगी या एक समान चाल से गति करेगी, तो इस तरह की गति को हम लोग बोलेंगे एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, तो डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट on a circular path with constant और यूनिफॉर्म स्पीड। हिंदी में अगर लिखना चाहे तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी वस्तु की वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। तो डेफिनेशन हमने क्लियर कर ली है। मैंने यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ, वृत्ताकार पथ बना दिया है और उस पे कोई प्रारंभिक बिंदु मैंने ए ले लिया है कि बिंदु ए से ऑब्जेक्ट अपनी गति को प्रारंभ कर रहा है, पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट मोशन को स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन को फाइंड करना है। सबसे पहला काम हम यहाँ पे करेंगे, वेलोसिटी की डायरेक्शन को फाइंड करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ टर्म आएंगे, उन टर्म को फिर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। जिस पॉइंट पे हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, पहले तो हमें यहाँ पे डिसाइड कर लेना है कि मोशन कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे मोशन एंटी क्लॉकवाइज है, तो वस्तु की गति ए बी सी डी होगी। ठीक है, इस तरह से वस्तु की गति हो रही है, ऑब्जेक्ट का मोशन ए बी सी एंड डी हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमें मिल गई है। अब यहाँ पे सपोज हमें ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का मोशन, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइंड करनी है। ए पॉइंट पे वस्तु का वेग हमें निकालना है। तो हमें क्या करना है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गति हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो इसका मतलब जो भी वेग आएगा, जो भी वेलोसिटी आएगी, वो इसी डायरेक्शन में कहीं आ रही होगी। हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे, इस सर्कुलर पाथ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देनी है, एक स्पर्श रेखा बना देनी है। अब स्पर्श रेखा जब हम बनाएंगे तो स्पर्श रेखा इस तरह से कुछ बनेगी। इस तरह से एक स्पर्श रेखा हमने बना दी। अब स्पर्श रेखा इस पॉइंट के ऊपर भी है और इस पॉइंट के नीचे भी है। टेंजेंट ऊपर भी है और नीचे भी है। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन या तो इधर होगी या तो इधर होगी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए पहले हमने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, स्पर्श रेखा बना दी। अब स्पर्श रेखा के दो हिस्से हैं, उसके दो पार्ट हैं, एक अपर पार्ट है, एक लोअर पार्ट है। अब यहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि अपर पार्ट में डायरेक्शन होगी या लोअर पार्ट में डायरेक्शन होगी। उसके लिए हम लोग फॉलो करेंगे किस डायरेक्शन में था मोशन, सर्कुलर डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन किस डायरेक्शन में था, क्लॉकवाइज था या एंटी क्लॉकवाइज था। क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब है कि पॉइंट ए से ऊपर की तरफ जा रहा होगा,
तो इसका मतलब है डायरेक्शन ये होगी, ये डायरेक्शन नहीं होगी। अगर यही एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती तो पॉइंट नीचे आता, ऑब्जेक्ट नीचे आने की कोशिश कर रहा होता तो डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाती। तो इस तरह से हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं। डायरेक्शन फाइंड करने का क्या तरीका है, जिस भी सर्कुलर पाथ के जिस पॉइंट पे हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है उस पॉइंट पे पहले हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। अब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट के दो पार्ट होंगे, जैसे इस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखें तो अपर पार्ट था, लोअर पार्ट था। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो लेफ्ट पार्ट होगा, राइट पार्ट होगा। इसी इसके अकॉर्डिंग भी लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट होगा, इसके अकॉर्डिंग भी लेफ्ट और राइट हम लोग देख सकते हैं। तो हमें डिसाइड करना है कि अब लेफ्ट और राइट दोनों में से कोई एक होगा डायरेक्शन। अब यहाँ पे लेफ्ट होगा या राइट होगा, इसको डिसाइड करने के लिए हम लोग सर्कुलर पाथ पे मोशन की डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। अगर वो क्लॉकवाइज था या एंटी क्लॉकवाइज था, तो सपोज यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है तो इस पॉइंट पे अपर और लोअर में क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होने की वजह से। ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका मतलब क्या, इस बिंदु से ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी। उसी तरह से इस बिंदु पे एक इधर टेंजेंट का पार्ट इधर भी आएगा और इधर भी आएगा स्पर्शरेखा, इस तरह से। अब डायरेक्शन ये होगी कि ये होगी, ये डिसाइड करने के लिए हमें देखना है कि ये ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये इस बिंदु से नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, इस पॉइंट से नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा तो डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये नहीं होगी। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्शन फाइंड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म जो आ रहा है वेलोसिटी का टर्म आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर भी वेलोसिटी v, यहां पर भी वेलोसिटी v, यहां पर भी वेलोसिटी v, यहां पर भी वेलोसिटी v। हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी v होगी क्योंकि यहां पे चाल एक समान है। तो वेलोसिटी v होगी, ये हम क्लियर नहीं कह सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग v1, v2, v3, v4 कहेंगे। अब वेलोसिटी v क्यों नहीं होगी इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। वेलोसिटी यानी वेग क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश होता है वेग। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें दो पार्ट होंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसमें दो पार्ट होंगे, क्या होंगे, परिमाण और दिशा। किसी भी वेक्टर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है परिमाण, दूसरा होता है दिशा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर हर एक पॉइंट पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों समान होंगे, दोनों सेम होंगे, तो ही हम वेक्टर टर्म को सेम बोल सकते हैं, अदरवाइज सेम नहीं बोल सकते हैं। अगर सिर्फ परिमाण बराबर है और दिशा अलग अलग है तो वो दोनों बिंदुओं पे वेग समान नहीं हो सकता। अगर सिर्फ दिशा दोनों बिंदुओं पे समान है, परिमाण अलग अलग है, तो भी वेग दोनों में बराबर नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए चारों बिंदु पे v1 हमने माना है, इसका मैग्नीट्यूड अभी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग देखें डायरेक्शन, दिशा, हर एक बिंदु पे दिशा अलग अलग है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे परिमाण समान था, परिमाण मान लीजिए कि यहाँ पे समान है, लेकिन दिशा अलग अलग होने की वजह से यहाँ पर वेग क्या होगा, समान नहीं होगा। तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है जबकि वेलोसिटी की डायरेक्शन डिफरेंट होती है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। The magnitude of velocity at each point is same but direction is different। एक समान वृत्तीय गति में प्रत्येक बिंदु पर वेग का परिमाण समान होगा, लेकिन वेग की दिशा अलग अलग होगी, जिसकी वजह से पूरा जो वेग राशि है यानी वेक्टर क्वांटिटी है उसको अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में देखें तो वो अलग अलग होगी। तो इसीलिए बिंदु ए पे हमने वेलोसिटी v1 ली है, वेग v1 लिया, पॉइंट बी पे भी वेलोसिटी v2 ली है, पॉइंट सी पे वेलोसिटी v3 ली है, पॉइंट डी पर वेलोसिटी v4 ली है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि वेलोसिटी v1 इज नॉट इक्वल्स टू v2 इज नॉट इक्वल्स टू v3 इज नॉट इक्वल टू v4। ये वेक्टर फॉर्म में एक दूसरे के इक्वल नहीं है। लेकिन अगर इसका स्केलर फॉर्म देखें, स्केलर फॉर्म का मतलब अदिश
रूप इसका देखें तो अदिश रूप में क्या होगा, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, परिमाण आएगा, इसका भी सिर्फ परिमाण आएगा, इसका भी परिमाण आएगा, इसका भी परिमाण आएगा। तो एक समान वृत्तीय गति के लिए ये जरूरी है कि इनका मैग्नीट्यूड परिमाण समान होना चाहिए। V1, V2, V3, V4 वेक्टर टर्म में अलग अलग होंगे, यानी जब परिमाण और दिशा दोनों को एक साथ जोड़ के बात करेंगे तो ये अलग अलग होंगे, लेकिन सिर्फ परिमाण की बात करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये सारे सेम होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होती है। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम लोग स्पीड भी बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इसको ब्रैकेट में हम लोग स्पीड भी लिख सकते हैं। तो अगर स्पीड ही सिर्फ लिखा है तो वो अंडरस्टूड है कि वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। अब यहाँ पे तो लेकिन जनरली आपको यहाँ पे ज्यादातर केस में यही, ज्यादातर बुक में आपको यही मिलेगा कि वेलोसिटी सेम होती है, वेलोसिटी सेम होती है, वेलोसिटी सेम होती है, बट ये वेलोसिटी एक्चुअल में सेम नहीं होती है। वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अलग होती है। तो अब यहाँ पे वेलोसिटी डायरेक्शन वाइज चेंज हो रही है, इसका मतलब देयर विल बी चेंज इन वेलोसिटी। अगर हम लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हैं तो वेग में परिवर्तन होगा, वेलोसिटी चेंज आएगा। जब वेलोसिटी चेंज आ रहा है तो कुछ ना कुछ वहां पे एक्सेलरेशन यानी त्वरण मिलेगा, क्योंकि वेग परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे एक त्वरण जो मिलता है, जो एक्सेलरेशन मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अभिकेंद्र त्वरण, हिंदी में इसको बोलते हैं अभिकेंद्र त्वरण। तो ये क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक एक्सेलरेशन होता है, एक विशेष तरह का त्वरण होता है जिसकी दिशा हमेशा एक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। हर एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। तो वो दिशा क्या होती है, हमेशा इसकी डायरेक्शन की बात करें, इस क्योंकि ये भी त्वरण वेक्टर क्वांटिटी होगा, एक्सेलरेशन भी जो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ होगी, यानी केंद्र की तरफ होगी। अगर बिंदु ए पे अगर हम लोग देखें, पॉइंट ए पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी, पॉइंट बी पे अगर हम लोग बात करें तो एक्सेलरेशन त्वरण की डायरेक्शन ये होगी, पॉइंट सी पे अगर बात करें तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी, पॉइंट डी पे बात करें तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी। तो वृत्ताकार पथ के किसी भी बिंदु पर अभिकेंद्र त्वरण की जो दिशा होगी वो हमेशा केंद्र की तरफ होगी, और केंद्र की तरफ जो दिशा हो रही है वो उसकी त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा, त्रिज्या के अनुदिश ही होगी। तो इसको एक और बोला जाता है, दूसरा नाम त्रिज्य त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण या त्रिज्य त्वरण। इंग्लिश में बोला जाएगा रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो क्योंकि इसकी दिशा हमेशा त्रिज्या के अनुदिश होती है तो इसको हम लोग त्रिज्य त्वरण भी बोल सकते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या होगी, हमने डायरेक्शन की बात कर ली कि हमेशा हर पॉइंट से सेंटर की तरफ जो लाइन आएगी उसी लाइन के अलोंग होगी, उसी लाइन के अनुदिश होगी। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन की, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रल की डायरेक्शन में, सेंटर की डायरेक्शन में हमेशा ऑब्जेक्ट पे एक एक्सेलरेशन वर्क करता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यानी जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान गति करती है तो हमेशा वृत्ताकार पथ के केंद्र की तरफ एक त्वरण कार्य करता है वस्तु पर, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्र त्वरण। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन होगी, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन in uniform circular motion an acceleration is acting towards the center of the circular path on the object।
which is called centripetal acceleration। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं उसको सिर्फ बता दे रहा हूं। जब भी कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान वृत्तीय गति करती है तो वृत्ताकार पथ के केंद्र पर वस्तु पर एक त्वरण कार्य करता है, जिसे हम लोग अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। तो अभिकेंद्र त्वरण की दिशा और उसकी परिभाषा हमने दोनों समझ ली। दिशा क्या है, हमेशा केंद्र की तरफ है। परिभाषा में जब भी वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु गति करती है, एक समान वृत्तीय गति करती है, तो केंद्र की दिशा में जो त्वरण कार्य करता है उसको ही हम लोग एक समान अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। अब इसके फार्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। फार्मूले का डेरिवेशन हम लोग नहीं करेंगे, ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ हम लोग फार्मूले को समझ लेते हैं। AC इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R, ये होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला, जहां पे V स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। R क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ये होता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में हमने देख लिया, उसका डेफिनेशन देख ली, डायरेक्शन देख ली। फार्मूला क्या है, AC इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। अब ये अभिकेंद्र त्वरण यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला है। V क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड है। R क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। लिनियर वेलोसिटी तो है ही, यहाँ पे एक एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो ऑब्जेक्ट किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, किसी कोणीय वेग से मूव कर रहा होगा, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं। फिर हम लोग अभिकेंद्र त्वरण और कोणीय वेग में रिलेशन भी देखेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी में। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एंगुलर वेलोसिटी। इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसको बोला जाता है हिंदी में, इसको बोला जाता है कोणीय वेग। परिभाषा क्या होगी, एक समान वृत्तीय गति में कोणीय विस्थापन एक सेकंड में जितना वस्तु तय करेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोणीय वेग। यानी इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन the angular displacement covered by the object in unit time is called its angular velocity। angular velocity क्या है, यूनिट टाइम में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने पे वो सेंटर पे कितना एंगल सस्टेन कर रहा होगा, दैट विल कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ओमेगा को लिखा जाता है V बाई R। V क्या है, वेलोसिटी है, R क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो यहां से V को हम लोग R इंटू ओमेगा भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। यानी एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रेडियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला देखते हैं। AC इज इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, V स्क्वायर बाई R। V की वैल्यू R इंटू ओमेगा हम लोग यहाँ पे V स्क्वायर में पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा R ओमेगा होल स्क्वायर डिवाइड बाई R। इसको जब सॉल्व करेंगे तो AC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R स्क्वायर और डिवाइड बाई R इंटू ओमेगा। R स्क्वायर डिवाइड बाई R को क्या कर सकते हैं, ये ओमेगा स्क्वायर होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो R आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर R। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक दूसरा फार्मूला आ गया ओमेगा स्क्वायर R। पहला फार्मूला क्या था, V स्क्वायर बाई R। तो आपको ये फार्मूले याद करने होंगे। एक तो ये फार्मूला याद कीजिए चाहे इस फॉर्म में चाहे इस फॉर्म में। दूसरा ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का V स्क्वायर बाई R। तीसरा ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं करना होता है, वैल्यूज आपको पुट करनी होती है और आंसर लाना होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, या इसी में हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं बात को। एंगुलर एक्सेलरेशन में ही हमारे पास टर्म आया V इज इक्वल्स टू R इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या है,
अभी अभी हमने बताया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? थीटा। कोई भी एंगल जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने पे सेंटर पे सस्टेंड होगा, दैट विल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करने में कुछ ना कुछ टाइम लग रहा होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं थीटा बाई टी। थीटा क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोणीय विस्थापन, और टी क्या है? टाइम। कितने टाइम में ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, कोणीय विस्थापन कितने समय में ये पूरा कर रहा है। अगर हम लोग पूरे एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करें, एक कंप्लीट राउंड की बात करें, एक पूरे चक्कर की बात करें, तो सेंटर पे कितना एंगल सस्टेंड हो रहा होगा? 360। यहाँ से ऑब्जेक्ट मूव करके वापस इसी पॉइंट पे आएगा तो एक कंप्लीट राउंड होगा, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा, और सेंटर पे कितना एंगल सस्टेंड होगा? 2 पाई 360। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फॉर कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए ओमेगा की वैल्यू पाई बाई थीटा बाई टी से हम लोग देख सकते हैं थीटा की वैल्यू फॉर कंप्लीट रेवोल्यूशन 2 पाई हो जाएगी। और उस कंडीशन में एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड। ठीक है, यानी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो भी टाइम लगेगा उसको हम लोग टाइम पीरियड बोल सकते हैं, उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ओमेगा का एक फार्मूला ये बन रहा है 2 पाई बाई टी। 2 पाई क्या है? एक राउंड कंप्लीट करने में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जितना कवर हो रहा है। टी क्या है? टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड क्या होता है? एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है। एक फार्मूला ये हो गया। इसी तरह से ओमेगा का एक फार्मूला और बना सकते हैं, जैसे अगर ये टाइम पीरियड हमें ना गिवन हो, लेकिन हमें ये गिवन हो कि पर्टिकुलर राउंड पर सेकंड कवर हो रहा है, एक सेकंड में कितना राउंड कवर हो रहा है या एक मिनट में कितना राउंड कवर हो रहा है, तो उससे हम लोग कैसे फाइंड करें। जैसे हम लोग मान लेते हैं कैपिटल एन जो है नंबर ऑफ राउंड पर सेकेंड है। ठीक है, एक सेकेंड में एन राउंड कंप्लीट हो रहा है, तो एन सेकेंड में एक सेकेंड में एन राउंड कंप्लीट हो रहा है, तो हमें क्या चाहिए? एक राउंड में कंप्लीट होने वाला टाइम टाइम पीरियड कहलाएगा। तो एन राउंड कंप्लीट होने में एक सेकेंड लग रहा है, एक राउंड कंप्लीट होने में कितना सेकंड लगेगा? 1/n हो जाएगा। और एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं कैपिटल टी। तो कैपिटल टी यहाँ से 1/n आ जाएगा। इस फार्मूले में कैपिटल टी की वैल्यू जब पुट करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई n। तो इसका एक फार्मूला ये हो गया 2 पाई n। इसको बोला जाता है नंबर ऑफ राउंड पर सेकेंड। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको नंबर ऑफ राउंड पर सेकेंड में नहीं मिलने वाला है, आपको क्वेश्चन मिलेगा नंबर ऑफ राउंड पर मिनट में, जिसको बोला जाता है रेवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम। आपको एन की वैल्यू पर सेकेंड नहीं गिवन होगी, ज़्यादातर केस में आपको हमेशा पर मिनट गिवन होगी। तो आपको पर मिनट गिवन होगी तो यानी वो कहेगा आरपीएम वर्ड यूज़ करेगा, क्वेश्चन में रेवोल्यूशन पर मिनट वर्ड यूज़ करेगा आरपीएम। तो एन की वैल्यू आरपीएम में क्या होगा? कुछ नहीं करना है, पर मिनट का मतलब है कि 60 सेकंड में कितना, एक मिनट में कितने राउंड कंप्लीट कर रहा है, मतलब 60 सेकंड में कितना राउंड कंप्लीट कर रहा है। तो एन राउंड कंप्लीट करने में 60 सेकंड लग रहा है, यानी एक मिनट लग रहा है। एक मिनट का मतलब 60 सेकंड लग रहा है, तो एक राउंड कंप्लीट करने में कितना लगेगा? 60/n राउंड। ये हो जाएगा आपका कैपिटल टी। तो इस फार्मूले में अगेन कैपिटल टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई n/60। यहाँ पे याद रखिएगा जब डिवाइड बाई 60 है तो n आरपीएम है, रेवोल्यूशन पर मिनट है। जब ओमेगा की वैल्यू सिर्फ 2 पाई n है तो यहाँ पे ये आरपीएस है, रेवोल्यूशन पर सेकेंड है। इतनी चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, अदरवाइज क्वेश्चन कंफ्यूज कर जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर केस में आपको 95% केस में आरपीएम ही गिवन होगा, आरपीएस नहीं गिवन होगा, रेवोल्यूशन पर मिनट ही आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अब हम लोग बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, पूरे मोशन के ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका मोशन वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्र बल। हमें पता है न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वो फोर्स ऑब्जेक्ट के मास और उसके एक्सेलरेशन के मल्टीपल के इक्वल होता है।
जब भी कोई वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित किया जाता है तो बाह्य बल वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। हम लोग बात कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की, इसको Fc से लिखेंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर कहीं से आ रहा होगा तो उसके लिए सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो इसको हम लोग AC से रिप्रेजेंट कर देते हैं। AC की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे पुट कर देते हैं m। AC की वैल्यू थी v²/r, तो यहाँ से आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला मिल जाएगा mv²/r। इसका एक दूसरा फार्मूला हमें पता था, ए का एक दूसरा फार्मूला भी हमें पता है, तो वो भी पुट कर सकते हैं m ω²r। तो F का दूसरा फार्मूला हो जाएगा m ω²r। अब ओमेगा के हमें अलग अलग फार्मूले पता हैं, वो हम लोग पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आपका पूरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्लेआउट। आपको किस तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ना है वो हमने बता दिया है। यहाँ पे सारी टॉपिक्स हमने डिस्कस कर ली है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके फार्मूला बेस्ड होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर उसको पूछना होगा तो आपको m की वैल्यू, v की वैल्यू, r की वैल्यू दे देगा और सेंट्रीपिटल फोर्स पूछ लेगा। आपको अगर एंगुलर वेलोसिटी पूछनी होगी तो वो आपको या तो रेवोल्यूशन पर मिनट गिवन दे देगा या तो रेवोल्यूशन पर सेकंड दे देगा, वहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। अगर आपको रेवोल्यूशन पर मिनट या रेवोल्यूशन पर सेकंड दिया और आपसे लीनियर वेलोसिटी पूछे, एंगुलर वेलोसिटी ना पूछे, रेखीय वेग पूछे, यानी v का मान पूछे आपसे, ओमेगा का मान नहीं पूछ रहा है, v का मान पूछ रहा है, जबकि आपको n रेवोल्यूशन पर मिनट या रेवोल्यूशन पर सेकंड दिया है, तो आपके पास सिंपल सा फार्मूला है 2πn/60 अगर रेवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है, और v की वैल्यू क्या होती है ω/r, ये अभी निकाला था। तो हमें क्या करना है, v की वैल्यू में ω/r में ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे 2πn/60 × r कर देंगे, तो हमारा वेलोसिटी भी आ जाएगा। अगर n की वैल्यू रेवोल्यूशन पर मिनट है तो डिवाइड बाय 60 कर देंगे, अगर रेवोल्यूशन पर सेकेंड है तो इसको 60 से डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये था आपका पूरा चैप्टर मोशन। इसके वीडियोज़ आप लोग देख लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आप यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।